अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ बिलाल अहमद। आज हमारे मेहमान हैं जनाब अतर ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अतर भाई का तल्लुक़ है जनाब कराची से। तो इनसे हम आज कुछ सवालात करेंगे जो हमारे साथ ये भी सऊदीया में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इनसे हम कुछ परदेश के हवाले से या फिर कुछ इनका जो पीछे इनकी ज़िंदगी गुजर चुकी है उसके बारे में इनसे हम कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहले भाई आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? सही ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका बेसिकली आप कहाँ से हैं कराची में? अगर बैक की बात की जाए तो हमारा ताल्लुक बालाकोट से है। जी। वालिद साहब ने अपनी जवानी में हिजरत की थी कराची में, तो मेरी पैदाइश कराची की है। फैमिली में बड़े बहन भाई जो हैं उनकी पैदाइश गांव की है, लेकिन मेरी कराची की है। तो कराची के अंदर हम रहते हैं बल्दिया टाउन में। अच्छा। बल्दिया टाउन साइड में है। तो आपने पहले इससे पहले आपने पाकिस्तान में क्या काम किया? आप पहले वहाँ पे क्या करते थे? पाकिस्तान में इससे पहले मेरा अपना कारोबार था, मनी चेंजर का। अच्छा। मैं करेंसी का कारोबार करता था। अच्छा, सुना आपने पहले कोई पाकिस्तान में कोई सिंगिंग वगैरह भी की है आपने कुछ पाकिस्तान में? हाँ, थोड़ा बहुत शौक था, करते भी थे हाँ। और एक सॉन्ग बनाया भी था। कौन सा वाला? इश्क दी कैद, यूट्यूब पे मौजूद होगा, आप देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें आपको कितनी मकबूलियत हासिल हुई? कुछ ख़ास हासिल नहीं हुई, बस हम्म। ये है कि अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर किया था। और ये है कि अपना शौक था बस। आपको पता है जवानी का शौक होता है इंसान का। तो आपने वो छोड़ा क्यों? आपने फील्ड चेंज क्यों की? हालात जो है ना इंसान को काफ़ी हद तक चेंज कर देते हैं। घर की ज़रूरत थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक सॉन्ग से आप कोई आतिफ असलम तो इतनी जल्दी नहीं बन सकते, टाइम लगता है। तो उल्टा उस पर मज़ीद पैसे लगाना और फिर अपने आप को सर्वाइव करना, इतना मेरे पास जो है बजट नहीं था। हम्म। तो यहाँ आना पड़ा अपनी फैमिली के लिए रोज़गार की तलाश में। तो आप पाकिस्तान में क्या जॉब करते थे? पाकिस्तान में मैंने मनी चेंजर में जॉब की थी अच्छा। तकरीबन 1.5 साल। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने वो काम अपना शुरू कर दिया था, फिर मैं अपना काम किया करता था। तो उससे घर का कोई खर्चे खर्चात पूरे नहीं हो रहे थे या फिर क्या था? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हो रहे थे, लेकिन हाँ। उससे सिर्फ अखराजात पूरे हो रहे थे, बकाया कोई ख़ास आप कह सकते हैं सेविंग नहीं हो रही थी मेरे पास, जिससे मैं अपनी सिंगिंग पे पैसे खर्च करता और अपने शौक़ को आगे पूरा करता। आपने आगे किसी ड्रामा सीरियल में या फिर इस तरह किसी चीज़ में आपने ट्राई क्यों नहीं किया? ट्राई तो बहुत किया बिलाल भाई, काफ़ी हाँ। लोगों को पैसे भी दिए हैं, लेकिन ये है कि मैं यही कहना चाहूँगा कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। आजकल हर नौजवान जो है फेसबुक के ज़रिए ग्रुप्स बनाते हैं और वो ऐड डालते हैं कि हमें न्यू ड्रामे के लिए नए लोगों की ज़रूरत है, न्यू टैलेंट की ज़रूरत है, तो आप फ़लाँ इतने पैसे दे दें, अपनी तस्वीरें भिजवा दें। तस्वीरें भी लेते हैं साथ में, क्योंकि वो दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, और पैसे भी लेते अच्छा। हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड चलता रहता है। तो इस तरह मैं भी 1-2 दफ़ा इस तरह के फ्रॉड का शिकार हुआ हूँ। अच्छा। तो उसके बाद फिर कोई ऐसा मुतमईन बंदा मुझे नहीं मिला जिसके साथ मैं काम कर सकता था। हम्म। फिर मैंने अपनी फील्ड को छोड़ ही दिया। अ, आप सऊदीया से पहले किसी और मुल्क में गए या फिर पहली दफ़ा सऊदीया में आए? नहीं, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है सऊदी में। अच्छा। तो आप मुझे ये बताएं, जब आपने ट्राई किया इस जॉब के लिए सऊदीया के लिए, तो कैसे आपको ये जॉब ऑफ़र हुई? कैसे आपको पता चला इस जॉब का? हमारे एक कंसल्टेंट हैं, जानने वाले हैं, हसन स्क्वायर पे उनका ऑफिस है। अलावी ग्रुप के नाम, अलावी उनका ऑफिस का ग्रुप है पूरा। तो उनके पास ऐड आया हुआ था, उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि इस तरह से एक जॉब आई हुई है सऊदीया के अंदर, यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री कंपनी है। बहुत से ऑफ़र लेटर्स उनके पास सेल्समैन के भी हैं, स्टोर कीपर के भी हैं, परचेजिंग ऑफिसर्स के भी हैं। तो मुझे लगा कि स्टोर कीपरी में मुझे जाना चाहिए, तो मैंने उधर पहले अपना इंटरव्यू दिया, मैं सिलेक्ट हो गया और फिर मैं यहाँ। आपने पहले स्टोर कीपर का पहले वहाँ पे किसी कंपनी में किसी जगह पे काम नहीं किया था? नहीं, काम मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे काम के बारे में मालूम था कि स्टोर कीपर का क्या काम होता है। अ, आपको जब ऑफ़र लेटर आ गया, जी। आपने जब अपने घर वालों को बताया, उन्होंने जी। मना नहीं किया? मना तो किया था कि हम्म। मत जाओ, यही कुछ कर लो, लेकिन क्या नाम है, फिर हालात भी देखने पड़ते हैं घर के। और उस टाइम पे पाकिस्तान की सिचुएशन जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब थी, अभी भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन अब इंशाल्लाह आगे देखते हैं फ्यूचर में बेहतर हो जाएंगे हालात। अच्छा, तो जब आपने ऑफ़र लेटर पे साइन कर दिए, आपने पैसे भी अरेंज कर लिए, आप रेडी हो गए सऊदी में आने के लिए, जी। तो आखिरी दिन था, जी। कैसा फील हो रहा था? आखिरी दिन ऐसा फील हो रहा था कि बस जो है ना अपना किसी तरह अपनी फ़्लाइट मिस कर दूँ ना जाऊँ। अच्छा।
और जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तब भी मेरे जहन में ये चीज़ चली थी, यार भाग जाता हूँ यार, नहीं जाता। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कहा चले यार, करते हैं, अब इतने पैसे भी खर्च कर लिए तो जाना तो चाहिए। जब आप जहाज़ पे बैठे, जी। फर्स्ट टाइम आप जहाज़ पे बैठे? नहीं, इससे पहले काफ़ी दफ़ा सफ़र कर चुका हूँ मैं। अच्छा। तो जब आप सऊदीया में आए, आपकी लैंग्वेज तो उर्दू है, इंग्लिश है, तो आप सऊदियों को कैसे समझाते? आप कैसे समझ आए सऊदियों की बात? पहला एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ। जब हम एयरपोर्ट पहुँचे थे तो ज़ाहिर सी बात है, नए मुल्क में आपको नई सिम की ज़रूरत पड़ती है, तो हमारे पास कोई सिम भी नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और पहले तो हम जैसे फ़्लाइट से हम निकले, अपना सामान वगैरह लिया, बाहर आए, तो हमारे माइंड में था कि शायद हमारे जो ड्राइवर जो हमें रिसीव करने के लिए आने वाले, तो वो पहले से तैयार बाहर खड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। अच्छा। हमने काफ़ी जगह ढूंढा, वो नहीं मिले। मेरे साथ 2 भाई हमारे और थे, पाकिस्तान से ही आए थे साथ में। तो काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ परेशान रहे कि यार ये कहाँ आ गए, ना कोई बंदा, ना कोई जानने वाला, और क्या करें समझ नहीं आ रही। तो बस एक नेक, आप कह लें, एक नेक शख्स हमारे पास से गुजरे, सऊदी थे वो। तो उनसे टूटी फूटी इंग्लिश में जो बात हमने उनसे की, उन्हें समझाया। उन्होंने ड्राइवर का नंबर हमें पाकिस्तान में दे दिया था, लेकिन हमारे पास सिम कोई नहीं थी। तो हमने उनके नंबर से उनको कॉल की, तो प्रो ड्राइवर ने कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे इतना टाइम लगेगा। काफ़ी इंतज़ार किया। तो इसके अलावा और जितने भी लोग थे सऊदियों में, बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, नहीं आती, तो यही हम इशारों से समझाते थे, कुछ थोड़ी बहुत टूटी फूटी अरबी आप कह लें, इस तरह कह के। तो बस ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो जब आप आके यहाँ पे विला पे पहुँचे, अपने लोकेशन पे पहुँच गए, कंपाउंड में। तो आप किससे मिले? आपको कैसे रूम मिला और आप कैसे अपनी जगह पे पहुँचे? जब इस विला में आए तो हमारी जो कंपनी है यूनाइटेड फूड इंडस्ट्री, इसमें पाकिस्तानियों की तादाद बहुत कम थी। यानी जो पहला बैच था पाकिस्तानियों का, आप कह लें कि वो हम थे। हमसे पहले शायद 1-2 बंदे आए हुए थे, ज़्यादा बंदे नहीं थे, 1-2 बंदे इस तरह से आए हुए थे। जिस रूम में हमें ठहराया गया, वहाँ उसके अंदर 2 पाकिस्तानी भाई हमारे पहले से मौजूद थे। तो उनसे गाइडलाइन ली गई, रूम में रहे। पहले तो काफ़ी दिनों तक नींद ही नहीं आती थी, समझ ही नहीं आता था कहाँ आ गए। मतलब एक जंगल टाइप की लोकेशन है, उसमें एक कंपाउंड बना हुआ था। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे समझ आती गई काम की, समझते गए, फिर थोड़ा दिल लगता गया। फिर उसके बाद आप आए और बहुत सारे लोग आए, दोस्ती यारी हुई, गपशप हुई, फिर थोड़ा दिल मुतमईन हुआ इस जगह के लिए। जब आप फर्स्ट डे आप यहाँ पे पहुँचे और आप जब गए कैंटीन पे खाना खाने के लिए, क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग, कैसा खाना कैसा था, और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा शेयर करो। खाना पूरे सऊदीया में यही चीज़ है कि जिस कंपनी में भी आप जाएंगे, कैटरिंग का खाना हर इंसान कहता है कि हमें नहीं अच्छा लगता। क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो कैटरिंग के खाने में वो उस तरह का टेस्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाया जाता है। और ज़ाहिर सी बात है, वो, मैं ये तो नहीं कहता कि बेहतियाती से बनाया जाता है, लेकिन उन बेचारे, वो बेचारे भी क्या करें। ज़ाहिर सी बात है, इतना बड़ा ऑर्डर और पूरा करना और कम पैसों में पूरा करना बहुत बड़ी बात है। खाने में जैसे हम पाकिस्तानी है, मैं कहता हूँ कि हम लोग स्पाइसी कम खाते हैं। यहाँ का खाना जब मैंने खाया तो मुझे बड़ा ही स्पाइसी लगा, और मैंने कहा यार ये तो अजीब ही एक माहौल है, ये खाना खाएंगे तो बस मतलब बीमार ही हो जाएंगे किस्म के। लेकिन अच्छा। जैसे जैसे करके वक्त में गुजारा। और आप जहाँ पे काम कर रहे हैं अभी, आपके ऑफिस की टाइमिंग क्या है? ऑफिस की टाइमिंग सुबह 7 से लेकर शाम 4 बजे तक है। तो उसके बाद आपका क्या, आप क्या करते हो उसके बाद? उसके बाद मैं रूम में जाता हूँ। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। अगर मेरे पास स्क्रिप्ट अपडेट होती है तो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर उसे एडिटिंग करता हूँ, और फिर जब वीडियो तैयार होती है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। आपका यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है अतर खान स्टोरी। ठीक। एक चलो पर्सनल सवाल है, पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ ही लेता नहीं, हूँ। आप पूछ सकते हैं आप। आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया है। शादी क्यों नहीं की? शादी मैं आपको बता दूं कि करना तो चाहते हैं, लेकिन ये है कि आजकल के दौर में हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि मैं क्या कहूँ इस बारे में। और ये हमारी ही अपनी गलती है। कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जो कहेगा कि मैं शादी नहीं करूँगा। हर कोई करना चाहता है। हलाल जो है ना, हलाल तरीक़ों, उसमें बड़ी बरकत है। और इंशाल्लाह शादी के लिए ही हम यहाँ आए हैं। इंशाल्लाह जल्दी करेंगे और अपने मामला ठीक करेंगे इंशाल्लाह। आपका जो एग्रीमेंट है वो कब खलास हो रहा है, ख़त्म हो रहा है? और आप अगर एग्रीमेंट ख़त्म करके पाकिस्तान जाते हैं, क्या आपका प्लान है वापस आने का? है, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है।
2 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। इंशाल्लाह इस साल नवंबर लास्ट में मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है। और मैंने अब ये सोचा है, क्योंकि कुछ मामला अभी रहते हैं वो क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, तो मैंने ये सोचा कि अगर इस कंपनी में मुझे एक अच्छी सैलरी की ऑफ़र हुई तो मैं यहीं स्टे करूँगा। फिर मैं छुट्टियों पर जाऊँगा, वेकेशन पर जाऊँगा पाकिस्तान, और फिर वापस आऊँगा। अगर यहाँ मुझे अच्छी ऑफ़र नहीं हुई तो हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू हो गया, आपको तो मालूम है तनाजुल का। तनाजुल मतलब ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं। तो अभी फिर मैंने जॉब ट्राई की हुई है काफ़ी जगह पे, तो जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होगा तो फिर मैं वहाँ ट्रांसफ़र कर लूँगा। और अगर वह उस कंपनी ने मुझे वेकेशन पे भेजा तो ठीक, अगर नहीं भेजा तो फिर मैं अपने 4 साल यानी इकट्ठे मुकम्मल करके ही पाकिस्तान जाऊँगा। आप जितनी सैलरी आपको यहाँ पे मिल रही है, इससे कोई 5-7 हज़ार 10 हज़ार अगर आपको पाकिस्तान में मिले, क्या आप यहाँ पे आना पसंद करेंगे? मतलब एक्स्ट्रा मिले, कम कम मिले। भाई एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे 60 हज़ार मिल रही है भाई एग्जाम्पल, जी। आपको 50 हज़ार पाकिस्तान में मिले, क्या आप यहाँ पे आना पसंद करेंगे? 50 मिले मैं तो कहता हूँ, मुझे अगर 30,000 मिले मैं तब भी नहीं आऊँ, क्योंकि अपने मुल्क की बात ही अलग होती है। सबसे बड़ी बात है कि आप आज़ाद हैं, आप जो है ना किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, आप अपनी मतलब अपनी नेचर के खुद मालिक हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात माहौल की होती है। पाकिस्तान का माहौल, ज़ाहिर सी बात है हर इंसान को अपने मुल्क का माहौल बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे हमें अपने मुल्क का माहौल अच्छा लगता है। और वहाँ की आज़ादी, वहाँ की आबो हवा, फिर सबसे बड़ी बात अम्मी के साथ, भाई के साथ, फैमिली के साथ रहना, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ हम कैसे रह रहे हैं ये हम ही जानते हैं, कितना हम उन्हें मिस करते हैं और कितना याद करते हैं और कितना वो हमें मिस करते हैं। ज़ाहिर सी बात है। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए कुछ एक मैसेज यही है कि आपको जो मौका मिले वहाँ उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, चाहे वो स्टडी की सूरत में मिले, चाहे वो कारोबार की सूरत में मिले, चाहे वो नौकरी की सूरत में मिले, आप उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, खूब मेहनत करें। क्योंकि अभी शुरू में जो आप मेहनत करेंगे ना, अभी आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मतलब हमने अपना जो है ना अपना खेल कूद, अपना मौज मस्ती सब ख़त्म कर दी है, हमने अपनी नौकरी को बहुत टाइम दे दिया है, आपको बोरिंग फील होगा। लेकिन यही मेहनत आपको आज से 10 साल 15 साल के बाद आपको बहुत फ़ायदा देगी ये मेहनत। तो सऊदीया गल्फ़ कंट्री में या यूरोप कंट्री में मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं आएँ, आप आएँ, अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत सी चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में इंटर होती हैं, आपका जहन खुलता है, आपको बहुत सारे नए लोगों से मिलना होता है, और आपको ये लगता है कि हाँ हम पाकिस्तानी इस तरह से काम करते हैं, दूसरे लोग किस तरह से काम करते हैं, वो अपनी लाइफ को किस तरह से सर्वाइव करते हैं, किस तरह से अपने पैसे सेव करते हैं, और घर के मामला किस तरह से हल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, अच्छा सरमायादारी आपको मिलती है, तो आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं मेहनत करें, कोई छोटा कारोबार साथ में ओपन कर लें, कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर, जैसे मैंने और बिलाल भाई ने भी ऑनलाइन यूट्यूब का काम शुरू किया है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब यहाँ कोई रिलेटिव तो हमारा है ही नहीं, शाम के टाइम आते हैं तो रूम में है तो घर वालों से थोड़ी बात कर ली और कहीं जाना नहीं होता, तो वो बकाया टाइम हम अगर फजूल ज़ाया करें उससे बेहतर है हम अपने टाइम को सेव करें। कल को अगर हमारा चैनल ग्रो करता है, हम पाकिस्तान जाते हैं, तो हमारे लिए ही फ़ायदा है। तो इसी फ़ायदे से आप भी, यही फ़ायदा आप भी उठाएँ। अपनी स्टडी कर रहे हैं तो साथ में अपना कोई ऑनलाइन काम लाजमी करें, जिससे आपको अपने फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो और आपको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़ें। अपनी ज़िंदगी में कोई एक सदमा या दुख भरी कोई छोटी सी कहानी, वीडियो काफ़ी लंबी है रही, चलो शॉर्टकट। बहुत सारे दुख हैं, कौन कोई एक सबसे बड़ा दुख जो था मेरी ज़िंदगी में, वालिद साहब की तबीयत का ख़राब होना। जब वालिद साहब बीमार हुए, मेरे वालिद साहब 11 साल तक बीमार रहे, मेरी वालिदा ने ही उनकी खिदमत की है। और क्योंकि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग रखता हूँ और बड़ी रिच फैमिली से मैं बिलोंग रखता था पहले, मेरे वालिद साहब का अच्छा कारोबार था। जब वो जब बीमार हुए, उसके बाद जो रिलेटिव्स थे, जो दोस्त यार थे उनके, जिन्हें हम काफ़ी पसंद करते थे, तो उन्होंने जो अपना जो एक अलग से जो एक रंग में कह दूँगे वो दिखाया, तो वो एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। और फिर एक वक्त ऐसा था कि हमारे इतने ख़राब हालात थे कि हमारे वक्त मैं कह दूँ कि एक टाइम का खाना बनना, तो बड़े मुश्किल हालात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने ऐसा वक्त भी हमें दिखाया कि हमें ये पता चला कि हमारा अपना कौन है, हमारा गैर कौन है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आपकी ज़िंदगी में अगर खुशी ही खुशी हो
तो आपको गम का पता ही चलेगा। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ के नीचे जो लोग हैं उनके साथ क्या हालात गुजर रहे हैं। आपको किसी का एहसास नहीं होगा, आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे। तो ये एक अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक के काम है। अल्लाह पाक हर इंसान को गम भी देते हैं, खुशी भी देते हैं, हर तरीके से अल्लाह पाक इंसान को आजमाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो वक्त है, मैं शुक्र अदा करता हूँ इस चीज़ पे। अल्लाह पाक ने वक्त दिखाया, बुरे लोगों से हम बच गए और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइफ गुजर रही है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सदमा था हमारे लिए। एक ऐसी बात या एक ऐसा काम जो आपने किया हो और बाद में आपको शर्म आई हो कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। काफ़ी मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। एक ऐसा सवाल जो मैंने किया है जो बाद में मुझे शर्म आई है। मनी चेंजर का कारोबार जो मैंने किया है और मुझे बाद में बड़ी शर्म महसूस हुई है। हम खुद इतने ऐसे काम कर जाते हैं जिसका इल्ज़ाम हम अपने हुक्मरानों पर डालते हैं। मेरे अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उस कौम को वैसा ही हुक्मरान देता हूँ जैसी वो ख़ुद कौम होती है। मैं मनी चेंजर का काम किया, मेरे रिलेटिव अभी भी कर रहे हैं। एक मुल्क के साथ धोखा करना, होंडी हवाला जिसे कहते हैं, वो काम करना। मैं तकरीबन वो काम कुछ एक साल तक मैंने किया है खुद अपना। अच्छा खासा पैसा कमाया मैंने उससे, और वो पैसा जिस तरह से मैंने कमाया है उसी तरह से वो चला भी गया, वो रुका नहीं है, वो सेव नहीं हुआ मेरे पास। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हराम की कमाई कभी भी सेव नहीं होती। आप चाहे कुछ भी कर लें, हलाल का दिखता नहीं है, हलाल की कमाई कभी नहीं दिखेगी। हलाल की गाड़ी आप कहीं देखेंगे कि किसी बंदे ने हलाल खा रहा है, उसके घर के पास जो है ना लैंड क्रूज़र खड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके गमले के अंदर स्विमिंग पूल है। ऐसा कुछ भी आपको हलाल की कमाई में नहीं दिखेगा। कुछ लोग होते हैं जो हलाल से उनको ज़्यादा बरकत होती है तो वो दिखता है, वो बात अलग है। लेकिन 80 से 90% आप जितनी, जैसे हम अभी माशाल्लाह हलाल कमा रहे हैं, तो हमारे पास कितने बंगले हैं वो मुझे पता है और बिलाल भाई को भी पता है, और कितनी लैंड क्रूज़र हमारे घर में खड़ी है हमें पता है। हलाल का पैसा कभी नहीं दिखता, बस में बरकत होती है। हराम का पैसा दिखता है। अच्छे कपड़े आपने पहने होंगे, आप जहाँ जाएंगे लोग कहेंगे वाह यार बड़ा चौधरी है, बड़ा पैसा है इनके पास। तो ये एक जुमले शर्मिंदगी थी, इसी काम में थी जो मैं मनी चेंजर काम में करता था। पैसे बहुत थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो काम है मुल्क के साथ गद्दारी है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इसमें बड़ी शर्मिंदगी। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। माशाल्लाह आपने अच्छी बातें की हमारे साथ। कोई भी अगर मेरी बात बुरी लगी हो माजरत नहीं सर। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।